हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। अब इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो विजन आईएएस का पीटी 365 आता है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। क्योंकि पीटी 365 जो विजन आईएएस का डॉक्यूमेंट रहता है वो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे उसको समझने में थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं। सिंपल भाषा में हम समझ नहीं पाते हैं, भले हमारा मीडियम इंग्लिश होता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है कि कोई दूसरा हमें समझा दे तो हमें पता चल जाता है। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मेरा नाम आले हसन खान है और मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी की फील्ड में हूँ। ठीक है। और मतलब एक्सपीरियंस भी हूँ और मैं सिखाता भी हूँ। मैंने इस डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। ठीक है। और इसको हम सेक्शन वाइज करेंगे, जैसे कि विजन वालों ने उसको दिया है। तो भाई पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है, फिर जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, और जो अदर इश्यूज है। तो क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और इसके हम 6 या 7 पार्ट में इसको कवर कर देंगे। तो हमारी वीडियो 40 मिनट से लेके 60 मिनट के अराउंड में रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी शुरुआत करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये विजन आईएएस की पीटी 365 है, बराबर। और इसके अंदर हमको जो करंट अफेयर्स हैं हमारे, वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो करंट अफेयर्स इसमें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका मई महीने से लेके, ठीक है, और जनवरी 2022 तक का इसमें 9 मंथ का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये पॉलिटी की है और हम इसको सेक्शन वाइज चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम कोई भी डिले नहीं करेंगे। सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक लर्न करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन लर्न करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला है लोकल रिजर्वेशन, फिर है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, फिर है बेसिक स्ट्रक्चर, फिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद आता है एंटी कन्वर्जन लॉ। ठीक है। आफ्टर दैट ऑफिशियल लैंग्वेज, देन कोऑपरेटिव, और ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और जो अदर्स न्यूज है, इसमें भी लगभग 11-12 करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको इसको अंडरस्टैंड करना और समझना हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम इसको बार बार पढ़ते हैं, लेकिन देखिए, सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी नहीं होती, बराबर है। क्योंकि उसमें जो रीजंस है, कॉज है, ये सब चीजें कई बार मेंस के लिए होती है। तो हमें क्या करना है, जो मतलब और चीजें हैं या जो कोई मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है, कुछ नया बदलाव आया है, तो हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रीलिम में एमसीक्यू में कई बार ऑप्शन एलिमिनेट जो हम करते हैं, तो एलिमिनेट भी हम ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हमें साथ साथ क्या करना है आपको, इसके साथ साथ हमें एक नोट्स बना देना है। ठीक है। देखिए, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है कुछ 60 पेज के आसपास होगा। तो हमें क्या करना है, इसके कुछ 7 या 8 पेज में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज में नोट्स बना लेना। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप उसको 2-3 घंटे में ही रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, जो हमारा फर्स्ट इशू है वो क्या है, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट द ऑर्डर बाय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट टू हॉल्ट 75% कोटा इन प्राइवेट जॉब। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस इंटरप्शन के लिए। तो देखिए, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि जो हमारा हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या किया है, 75% कोटा प्राइवेट जॉब में हरियाणा गवर्नमेंट चाहती थी, उन्होंने उसको हॉल्ट कर दिया है, मना कर दिया है। तो उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया है। अब इस पूरे इश्यू में देखिए पूरा क्या है सीन, मैं आपको बताता हूँ कि जो कोटा रिलेटेड चीजें हैं और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसमें कई बार क्या होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी वाला, वो भी कहीं कहीं पे आ जाता है। लेकिन आजकल क्या है, जो इलेक्शंस और वो सब चीज होते हैं,
तो कई बार पॉपुलर वोट गेन करने के लिए गवर्नमेंट लोकल कोटा को इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट केम इन फोर्स ऑन, ठीक है, जनवरी 15 2022। हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, तो आपको ये देखिए इफेक्ट जैसा होता है, नॉट द फर्स्ट स्टेट, ये आपको नोट कर लेना है। to push for such move. Other states like Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, and Madhya Pradesh have already tried to reserve private job for locals. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, but all of them, ये भी आपको नोट करना है, all of them have drawn into hurdles, क्योंकि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउड नहीं करता है, क्योंकि वो कई सारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना ही इशू दिया है हमको, अब उससे रिलेटेड कुछ चीजें दी है। तो सबसे पहले तो हम ये एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि सन ऑफ द सॉइल वाला कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो the 2020 announcement by Madhya Pradesh government to reserve all government jobs for children of the state raised question relating to the fundamental right to equality। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा 2020 में उन्होंने किया था। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन द इश्यू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 16, ये भी आपको नोट कर लेना है। गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या है, स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि भाई आप डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिस्टेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम be ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state। ठीक है, तो इन ग्राउंड के ऊपर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिस्टेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको देखिए, सप्लीमेंटेड बाय दिस क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 16(3), इट प्रोवाइड एक्सेप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है एक्सेप्शन। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो कई बार ये जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल न्यूज में होते हैं, डायरेक्ट वहां से सवाल आ जाता है। जैसे आर्टिकल 20 पे आया था, आर्टिकल 21 पे आया है, आर्टिकल 19 पे आया है, तो हो सकता है इस बार आर्टिकल 16 पे सवाल बन जाए। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल 16 क्रॉस 3 क्या कहता है, एक्सेप्शन से दैट पार्लियामेंट में मेक अ लॉ prescribing a requirement of residence for job in a particular state, the power vests solely। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड पे आपको ध्यान देना है। अब जो एक्सेप्शन है उसमें पावर किसको दिया है, पार्लियामेंट को दिया है, सोली इन द पार्लियामेंट नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, भले ही हमें स्टेट में लोकल जॉब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन फिर भी इस चीज को सोली पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, कोई स्टेट में लोकल जॉब है तो हो सकता है स्टेट का लेजिस्लेचर का रोल ज्यादा होगा, ये वो, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, नो स्टेट। Why does the constitution prohibit reservation on the basis of domicile? ठीक है, ये एक आम क्वेश्चन है, हमें होगा भाई क्यों प्रोहिबिट क्यों करता है, लोकल लोगों को काम मिले अपने एरिया में, इसमें बुरा क्या है। तो ऐसा इसलिए है कि हमारे इंडिया में, इंडिया हैज अ कॉमन सिटीजनशिप व्हिच गिव्स सिटीजन द लिबर्टी टू मूव अराउंड फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस cannot be qualification for granting public employment in any state। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है, इसको समझना बहुत ही आसान है। कभी कॉमन सिटीजनशिप है, हम सब जगह मूव करते हैं, कोई गुजरात में रहता है, कोई बिहार में रहता है, और यहाँ से कई लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो अगर उनको सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो फिर तो कॉमन सिटीजनशिप लागू नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो बस यही इशू है, इसमें आपको ध्यान रखना है। 2-3 चीजें आपको देखनी है, सन ऑफ द सॉइल वाला कंसेप्ट क्या है वो याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 16, 16 क्रॉस 2, 16 क्रॉस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 क्रॉस 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी कुछ बेसिक सी चीजें हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जुडिशियल स्टैंड ऑन द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ द सॉइल। तो 1984 में कोर्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, और केस वाज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, बट ठीक है कुछ एक्सेप्शन उसमें रह सकते हैं। उसके बाद देखिए 1995 में क्या है, Andhra Pradesh Supreme Court affirmed the observation in Pradeep Jain who struck down the 5% extra weightage
टू कैंडिडेट हु स्टडीड विद तेलुगु एज अ मीडियम। ठीक है, इसको भी स्टेप डाउन कर दिया। उसके बाद देखिए 2002 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन राजस्थान in which the state selection board gives preference to applicant belonging to the district of a rural area। ठीक है, तो इसको भी स्टक डाउन कर दिया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज स्टक डाउन द रिक्रूटमेंट नॉमिनेशन notification by UP Subordinate Service Selection Commission which prescribe preference for the women ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ यूपी अलग। ठीक है, तो इस तरीके की जो मतलब सारे लॉ स्टेट गवर्नमेंट लाती हैं और कोटा से रिलेटेड और रिजर्वेशन इन लोकल जॉब से रिलेटेड, तो लगभग अभी तक सभी को इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट या रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो कंसेप्ट है उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी और आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले दूसरा टॉपिक है जो उस पे जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको कुछ कमीशन बहुत सारे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ओबीसी से रिलेटेड कमीशन बहुत सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो विजन आईएएस का डॉक्यूमेंट है इसके अंदर इन्होंने कुछ बैकग्राउंड भी दिया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुछ हिस्टोरिक मतलब जो रीजन होते हैं वो भी कई बार दे देते हैं, यहाँ पे कहीं पे दिया होगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से देखते हैं एक बार और समझते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन बाय 6 मंथ। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको याद रखना है ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। ठीक है, सिंपल है, आपका एक एमसीक्यू तो यहाँ से हो सकता है बन भी जाए। ठीक है, तो ये काफी आपको याद रखना है, कमीशन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहली फर्स्ट कमीशन कौन सी थी, काका कालेकर, तो आप ये भी लिख लीजिए। सेकंड कौन सी थी, बीपी मंडल, जो बहुत फेमस है, ये आपको याद हो जाएगी, कई बार इसके सीक्वेंस भी पूछ लेंगे या तीनों ही पूछ ले कौन सी रिलेटेड है। ठीक है, फिर 92 में क्या आया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंडर में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया। फिर 1992 में ही जो मतलब बेंचमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो होते हैं हिस्टोरिकल जजमेंट, उसमें से एक हमारा है इंदिरा साहनी जजमेंट। तो इसमें देखिए जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले ये क्रीमी लेयर होता क्या है। तो क्रीमी लेयर हाउस होल्ड विथ एन एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख और अबाउ इज नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन डिस्पाइट बीइंग अ ओबीसी। ठीक है, अगर आप ओबीसी में भी आते हैं लेकिन आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है तो आप फिर एलिजिबल नहीं है जॉब रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इज इंट्रोड्यूस बाय संथानम कमीशन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे कई बार क्या होगा इंट्रोड्यूस इन द इंदिरा साहनी केस, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया था, लेकिन टर्म किसने दिया है हमको, टर्म दिया है हमें संथानम कमीशन ने। ठीक है, उसके अलावा अदर ऑब्जर्वेशन ऑफ इंदिरा साहनी केस क्या था, रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, मिलना चाहिए। 50% कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, ये ओबीसी के लिए बात हो रही है। ऑलराइट, उसके अलावा अब हम इसमें देख सकते हैं कि क्या कहा गया है, यूनियन गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड 4 मेंबर कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि 4 मेंबर कमीशन बनाया है, किसके अंडर में बना है, अंडर आर्टिकल 340। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, अंडर आर्टिकल 340 कमीशन बनाया है। उसका एम क्या है, टू इम्प्रूव इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अमंग ओबीसी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ओबीसी में कुछ तबका ऐसा है जो मतलब काफी रिच है और इकोनॉमिकली अब स्ट्रांग हो चुका है और सोशली भी अब लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। और इसमें देखा गया है कि इसके अंदर भी जो सब कास्ट है वो लोगों को प्रॉपर से रिजर्वेशन कहीं कहीं पे नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करने के लिए सब कैटेगराइजेशन का सजेशन दिया गया है। ठीक है, नाउ OBC is a collective of socially disadvantaged. OBCs are referred to as socially educationally backward classes. ठीक है, आर्टिकल 340 ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 340 of the Indian Constitution lays down the condition for the appointment of a commission to investigate the condition of
बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो जो टर्म्स लिस्ट डाउन कंडीशंस जो है अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट किसका, कमीशन के लिए, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंडेट क्या दिया है कमीशन ने, जो अपना मतलब दिया है उसको उन्होंने ये मैंडेट दिया है, एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स। ठीक है, तो उसमें क्या है, अमंग द कास्ट और कम्युनिटीज विद रेफरेंस टू द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्टेट ओबीसी लिस्ट बोल देंगे तो आप कंफ्यूज मत हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, वर्कआउट ऑन द मैकेनिज्म क्राइटेरिया नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, तो एक साइंटिफिक मेथड हमें ढूंढनी है जिससे एक इक्विटेबल शेयरिंग के लिए, बेनिफिट शेयरिंग के लिए सब कैटेगराइजेशन किया जा सके। और उन्होंने सजेस्ट क्या किया है कि ओबीसी को हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, और उसको जो 27% ओवरऑल कोटा है उसको हम रिस्पेक्टिवली 2%, 6%, 9% और 10% कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए आप, ये जो एनबीसी है, बराबर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने बताया है कि 11 स्टेट्स जो है उन्होंने ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हैं, जो मोस्टली स्टेट है सब कैटेगराइजेशन में वो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट है, और सिर्फ एक दो ही जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार वो ईस्टर्न स्टेट है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेशनल बैकवर्ड कमीशन का भी जो इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट। ठीक है, तो कोई भी एक्ट के अंदर में जो बॉडी आती है उससे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। बट क्या है, उसके बाद क्या हुआ है, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एज पर द आर्टिकल 338B। और इसका फंक्शन क्या है, जो ग्रीवांस एड्रेसल करता है, कोई कंप्लेंट अगर हुई तो उसको हम अप्रोच कर सकते हैं, उसमें इंक्वायरी वगैरह करवाने। अब इसके बाद देखिए डेवलपमेंट दिया है यहाँ पे 102nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको ये जो है वो भी हमें नोट कर लेना है। द 102nd अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल, उसके 2 आर्टिकल ऐड करवाए, जिसमें आर्टिकल 338 338 भी डील्स विद द स्ट्रक्चर, ड्यूटी एंड पावर ऑफ द एनबीसी। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसको लिया गया है। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आर्टिकल 340A है उसमें 2 क्लॉज है। तो देखिए, गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू नोटिफाई क्लासेस एज SCBC एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अल्टर द सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज फ्रेम्ड एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 340A 42A। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, 127 कॉन्स्टिट्यूशनल थर्ड क्लॉज लाए हैं वो लोग। उसमें उन्होंने क्या किया है, 342A क्लॉज 3 टू रेस्टोर पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई ओबीसी। ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनली 342A क्लॉज 3 के अंदर में जो स्टेट है वो भी ओबीसी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो हमारा आर्टिकल 15(4) है, 15(5) है, 16(4) है, expressively conferred power on state to identify and declare the list of socially and educationally backward classes. ठीक है, however, Supreme Court ruling in Maratha reservation held that only president can declare any community on OBC, that too only on the recommendation of NBC। ठीक है, एनसीबीसी। ऑलराइट, अब इसमें आप देखिए, आपको एक बार लगेगा भाई गवर्नमेंट ने ये कर दिया और ये कर दिया, तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है। तो इसको हम बाद में आराम से एक बार फैक्ट चेक करेंगे कि भाई हमें दोनों में से कौन सा डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है हमें उसको ज्यादा वैलिडिटी देनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, additionally, Supreme Court gave also remark about there is OBC that should be issued by the president on the recommendation of NCBC। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये सारे आर्टिकल्स एक बार याद रखने हैं और जो न्यू डेवलपमेंट है वो याद रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा सब कैटेगराइजेशन का क्या रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंडर में कमीशन बनाया गया है, किसके अंडर में बनाया गया ओल्ड कमीशन है, वो कौन सी है, तो यही सब था। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा यहाँ पे और अटैच किया गया है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी एंड इकोनॉमिकली गेट कोटास अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर मेडिकल। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड
27% reservation for OBC and 10% for EWS in all India quota scheme for undergraduate and postgraduate state run medical dental colleges। ठीक है, इससे पहले क्या था कि जो ऑल इंडिया कोटा है उसके अंदर ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। ठीक है, ये देखिए इनिशियली देयर वाज नो रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, पहले किसी के लिए भी नहीं था। फिर 2007 में 2007 एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में दिया था, बट उस टाइम पे मेडिकल सीट में उनको नहीं दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2019 में आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गिवन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट उसमें भी जो मेडिकल सीट थी उसमें नहीं दिया गया था, तो अब दोनों में दे दिया है। ठीक है, अब आपको सिंपली याद रखना है कि जो ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, इन दोनों को रिस्पेक्टिवली 27% और 10% जो कोटा है वो ऑल इंडिया कोटा और मेडिकल की जो सीट है, ठीक है, स्टेट रन सीट, उसके अंदर अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आर बेस्ड ऑन अदर इज रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन लोकल बॉडी। ठीक है, तो लोकल बॉडी में ओबीसी को रिजर्वेशन अभी के लिए नहीं मिलता है, और इसको जो मतलब आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, लोकल बॉडी पोस्ट जो होते हैं उसके अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन अभी तक नहीं किया है, और इसको रिजेक्ट किया था कृष्णमूर्ति जजमेंट। उन्होंने क्या बोला, बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आर नॉट सेम कैरेक्टर्स एज बैरियर्स दैट लिमिट एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो मतलब एजुकेशन और एम्पावरमेंट पे जो हमें असुविधाएं होती है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, और उनको हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कृष्णमूर्ति जजमेंट में कहा गया है। उन्होंने इसके अलावा एक ट्रिपल टेस्ट भी रखा है। वही ट्रिपल टेस्ट से पता चलेगा कि इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड आप है कि नहीं है। तो ये टेस्ट क्या है, सेटिंग अप अ डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट कंटेम्पोरेनियस रिगरस एम्पेरिकल इंक्वायरी। ठीक है, तो फेयर और मतलब रेगुलर अच्छे से इंक्वायरी होना चाहिए कि भाई इम्प्लीकेशन ऑफ द बैकवर्डनेस ऐसे जो इश्यू है इसका नेचर क्या है और उन लोगों का स्टेटस क्या है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक लोकल बॉडी वाइज। ठीक है, उसके अलावा लोकल बॉडी वाइज कितना रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, वो भी जरूरी है। 50% of all the seat reserved in favor of SC, ST, OBC taken together। ठीक है, तो ये दो टॉपिक कवर हो गए हैं, आप देख लीजिए अच्छे से, इसको पूरा मैंने कवर कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर वाला। ऑलराइट, इसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये अभी देखते हैं न्यूज में क्यों है। तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सबसे बड़ा लैंडमार्क केस था केशवानंदा भारती केस वर्सेस केरला स्टेट। तो केशवानंदा भारती जो है ही हैज पास्ड अवे लास्ट ईयर। ठीक है, तो अब इसमें हम एक चीज देख लेते हैं अबाउट केशवानंदा भारती केस। तो केशवानंदा भारती केस है जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी केस में सुप्रीम कोर्ट लीजिए। ठीक है, ऐसे जो लाइंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, सारे फैक्चुअल डेटा है। अब देखते हैं भाई केस क्या है। द केस डील्स विद द पिटीशन अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट चैलेंजिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ दिस लैंड। ठीक है, by the government under the Kerala Land Reform Act 1963 as violation of fundamental rights। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट होने की वजह से केस किया था। और कौन से आर्टिकल इसमें इन्वॉल्व थे, 3, ये भी आप नोट कर लीजिए कि अंडर विच आर्टिकल वायोलेशन कृष्णनंदन भारती हैज फाइल्ड हिज केस। ठीक है, द केस वाज हर्ड बाय द 13 बेंच जजेस लार्जेस्ट फॉर्म इन द सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये भी आपको याद रखना है कि 13 बेंच जज थी और ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक है, 13 सबसे ज्यादा नंबर है, इससे बड़ी बेंच अभी तक उन्होंने बनाई नहीं है। ऑलराइट, अब उसके बाद देखिए as hearing proceed the scope of the case was expanded to address the following। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलकनाथ केस। ठीक है, तो गोलकनाथ केस क्या है वो इसमें आगे दिया हुआ है, मैं आपको भी बताता हूँ। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, तो 368 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फंडामेंटल राइट कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
उसके अंदर उसको वैलिड है या नहीं है। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन सारी चीजों की वैलिडिटी को चेक किया गया है। ठीक है, अब इसका देखिए आउटकम क्या आया, आउटकम बराबर, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैड पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग, ये सारी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास वो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर सकते हैं विथ कंडीशन। अब इसको आप हाईलाइट कर दिए भैया, कंडीशन है कि दैट द अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर और डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। गोलकनाथ केस को मैंने करेक्ट किया, क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 368 कंटेन बोथ द पावर्स एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट अमेंडिंग पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट वर डिफरेंट। ठीक है, तो गोलकनाथ में केस में क्या कहा गया कि भाई फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है, उसको इन्होंने करेक्ट कर दिया, ये कर सकते हैं। ठीक है, और अदर जजमेंट क्या है, अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 25th एंड 29 एक्सेप्ट पार्ट, ठीक है, एक्सेप्ट पार्ट दैट कर्टेल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जो पार्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को हिंडर कर रहा था या अटका रहा था, उस पार्ट्स को निकाल दिया और बाकी के जो एक्ट है उसको उन्होंने अपहेल्ड किया कि भाई बाकी का लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में दिया है, और आप आर्टिकल केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये पूरा केस वनंदा भारती केस था। अब इसके साथ देखिए इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑलराइट, और ऊपर यहाँ पे हमको बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। तो सबसे पहले 1951 एंड 1965 में इन शंकरी प्रसाद केस एज वेल एज सज्जन सिंह केस, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा था, अमेंड कर सकते हैं। फिर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। उन्होंने क्या बोला कि भाई उनके पास सिर्फ लेजिस्लेशन का पावर है और अमेंडमेंट का पावर नहीं है, ऑलराइट। तो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 13 के अंडर में लॉ नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। सेक्शन 2 कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी विथ ड्यू कंपनसेशन, कि अगर कंपनसेशन दिया जाएगा अच्छे से तो राइट टू प्रॉपर्टी को हम कर्टेल कर सकते हैं। और उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, सोशल वर्क के लिए लैंड की भी बहुत जरूरत पड़ती थी, तो इसके कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते थे, इसीलिए इसको भी अपहेल्ड किया गया। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, प्रेसिडेंस ऑफ बीपीएससी ओवर फंडामेंटल राइट टू अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का भी स्कोप ले लिया गया। तो जैसे आपने देखा ना कि 24th और 25th अमेंडमेंट को उन्होंने जो है अपहेल्ड किया, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लेता है उस सेक्शन को उन्होंने शट डाउन कर दिया। और यहाँ पे दोनों के बीच में एक बैलेंस भी क्रिएट किया कि भाई दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, कोई भी किसी को भी अलग से ले नहीं सकता है, ऑलराइट। उसके अलावा जो केशवानंदा भारती केस है उसमें क्या होता है, तो वो आपने ऊपर देख लिया कि भाई जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट का पावर भी है और लेजिस्लेशन का भी पावर है। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को भी अमेंड कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके अलावा उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उनके सम पार्ट्स को छोड़ के भी उनको भी अपहेल्ड किया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जो केशवानंदा भारती थे, ठीक है, वो अपना लॉस्ट हिज केस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये इतना पॉपुलर है कि सब लोगों को लगता है कि वो शायद जीत गए होंगे, लेकिन वो अपना केस हार गए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर में फॉलो करती है। ठीक है, इसके ऊपर से आपको लगभग हर टेस्ट सीरीज में सवाल पूछे जाएंगे, और इसके अलावा आपको जो हमारा जो रियल पेपर होता है उसमें कई बार इसके ऊपर से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसके सवाल इन लोगों ने पूछ लिए हैं, यूपीएससी वालों ने, फिर भी पूछ सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल फीचर है वो आपको पढ़ने के बाद, इंडिया एसेंशियल फील्ड, वेलफेयर स्टेट, supremacy of constitution, republican and democratic form of government,
उसके अलावा सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, separation of power between legislature, executive and judiciary, with unity and integrity, judicial review of the Supreme Court, harmony and balance between fundamental right and DPSP, parliamentary system, rule of law, principle of equality, free and fair election, independence of judiciary, limited power. इसके ऊपर से बहुत बार सवाल पूछ लिए, 2 बार आया कंटिन्यूसली, लेकिन अब शायद ना भी आए। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्ट अंडरलाइन फंडामेंटल राइट। अब देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 226, मतलब जो रिट वाला, रिट जुरिडिक्शन वाला जो पावर है उसकी बात है। इसके अलावा ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 136, 136 करेंगे, 140 कर दिया, 138 कर दिया, 139 कर दिया। इस तरीके से वो आपको पूरे तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, तो 227, तो ये सारी जो चीजें हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं हमारा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्यों न्यूज में है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेड इन अ रिस्पांस ऑफ PIL फाइल इन 2019 that implementation of uniform civil code is matter of public policy and that no direction in this regard can be issued by the court. Very IMP, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड नो डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी इश्यूड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट इसमें डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता है, इट इज अ सोली मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और इसको जो है रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट ही उसको ऊपर एक्शन ले सकती है। अब हम थोड़ा यूसीसी के बारे में जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ठीक है, तो it provides for one law for entire country applicable to all religious communities in their personal matter। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पर्सनल मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं अलग अलग, जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, तो उन सबको एक ही कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको यूनिफाई कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लेस डाउन दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अभी हाल फिलहाल में इसका क्या स्टेटस है? इंडियन लॉ डू नॉट फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी, इंडियन लॉ डू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स। ठीक है, जो मोस्ट सिविल मैटर्स है उसमें सिविल कोड ही हम लोग फॉलो करते हैं, सच एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, एविडेंस एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, all hundred of amendment, and therefore in certain matters there is diversity even under the secular civil laws। ठीक है, जो सेक्युलर लॉस भी है उसको पर्टिकुलर स्टेट में या कहीं पे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से या कस्टम के हिसाब से भी उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो जो सेक्युलर लॉ भी है, जो यूनिफॉर्म लॉ भी है, उनके अंदर भी कुछ जो है चेंजेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली सम स्टेट्स रिफ्यूज टू बी गवर्न्ड बाय द यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो हमारे सामने एग्जांपल है, अब ये आपको मार्क कर लेना है। गोवा इज द ओनली स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ। ठीक है, तो ये है। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्या है। तो जो आजादी से पहले प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल एरा जो था, उसके अंदर एक ब्लैक लॉक्सी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ऑफ अक्टूबर 1840। ठीक है, 1840 में रिपोर्ट आई थी। इट स्टेट्स द इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, बट इट ऑल्सो रिकमेंड दैट पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम शुड बी केप्ट आउटसाइड द कोडिफिकेशन। जो पर्सनल लॉ है उसको उसने साइड में रखा था। अब उसके अलावा देखिए जो है क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन जो था, उसने क्या बोला, प्रॉमिस एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें भी एक मेजर पार्ट था कि भाई जो रिलीजियस मैटर थे उसमें इन्वॉल्वमेंट जो कंपनी का था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसीलिए उसको जो क्वींस
प्रोक्लेमेशन जो था उसमें ऐसा प्रॉमिस किया गया कि हम आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके अलावा एक और BN राव कमेटी बनाई गई। फिर देखिए आजादी के बाद क्या हुआ, द हिंदू कोड बिल, ठीक है, द हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किसने किया था, BR अम्बेडकर ने किया था। तो अम्बेडकर अभी बहुत चर्चा में है, ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यूज में है, तो हो सकता है इसके यूज करके वो कोई MCQ सेट कर दे कि भाई हिंदू सिविल कोड है उसको किसने ड्राफ्ट किया था, तो अम्बेडकर जी ने किया था। उसके बाद जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें भी सारे एक्ट को कोडिफाई करने की कोशिश की गई। हाउएवर और पार्सी 3 लोगों के लिए सेपरेट लॉ है, ठीक है। इसके कुछ लैंडमार्क जो केसेस है वो शाह बानो केसेस है, ठीक है, सरला मुद्दा केसेस है और डेनियल लतीफी केसेस है, है। उसके अंदर जो PD 365 है इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तब इसके बाद तो इसके अंदर क्यों ये न्यूज में है ये दिया है बस, और फिर उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री दी है और कुछ केसेस दिए हैं, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली जो है कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड द कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल 2021 कॉमनली नोन एज द एंटी कन्वर्जन बिल, ठीक है। तो एंटी कन्वर्जन लॉस कहाँ कहाँ पे है, दूसरे स्टेट में भी है, इट इज और एटलीस्ट इन 9 स्टेट सच एज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश नहीं है। और रखना भी हो तो आप देख लीजिए जो मोस्टली वेस्टर्न और सेंट्रल और ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पे ज्यादा है। आप देखिए सदर्न स्टेट में ऑलमोस्ट कर्नाटका इज द फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री ऑफ एंटी कन्वर्सन लॉ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोड्यूस बाय द हिंदू प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द 1930-40 टू प्रिजर्व द रिलीजियस आइडेंटिटी फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियंस, क्योंकि उस टाइम पे वो उनको बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर देते। तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से रिलेटेड। फिर यहाँ पे कुछ कन्वर्सन एक्ट ये है पैपुर में हुआ, ठीक है। फेल अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने भी उसको ट्राई किया 1954 में, 1960 में, 1978 में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, हाउएवर फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट। अब इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला सेक्शन, करंट स्टेटस क्या है इन 2000 said that matter is purely a state subject है and legislating such a law by parliament would not be in accordance with the tenet of the constitution, ठीक है। जो फेडरल स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय करता है और चैलेंज करता है, क्योंकि जो प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट ही जो रूल है बनाएगा। दिस मीन्स एंटी कन्वर्सन लॉ आर कंप्लीटली, देखिए एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए आपको ये याद रखना है, कंप्लीटली इन अ डोमेन ऑफ स्टेट्स। तो लगेगा कोई एक्सट्रीम सेंटेंस है तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी फेनिस लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कोर्ट upheld that the constitutionality of earliest anti conversion statute in मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। अब अंडर आर्टिकल प्रोपेगेट वंस रिलीजियस बट इट डिड नॉट ग्रांट अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन, ठीक है, दूसरों को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। द बेंच रूल्ड दैट अ पर्पसिव कन्वर्सन वुड impinge on the freedom of conscience, ठीक है, गारंटीड टू ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। तो वो उसका जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस उसको इंफ्रिंज करता है अगर हम पर्पसफुली किसी को कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो एंटी कन्वर्जन एक्ट विल फॉल बिटवीन द एंट्री 1 list 2 of the 7th schedule as they are meant to avoid disturbance to the public order by prohibiting conversion from one religious to another in a manner reprehensible to the conscience of the community, ठीक है। अब इसमें भी आप देख लीजिए वही 3 केस दिए हुए, सरला मेडिकल केस है, नॉट वैलिड इफ डन ओनली इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रैक्टिस पॉलीगामी, मतलब ठीक है बहुविवाह। अगर आपको एक से ज्यादा शादी करनी है तो इस्लाम में 4 शादी अलाउड है, तो इंसान सोचे कि मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता हूँ फिर 4 शादी कर लूंगा, तो उसको अफेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लता सिंह ने क्या हुआ, कोर्ट हाईलाइटेड दैट नीड फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ओवर एक्ट ऑफ वायलेंस और थ्रेट इन इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज, ठीक है। तो इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज में अगर वायलेंस किया जाएगा तो उसके लिए सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सजा होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए एम चंद्रा वर्सेस एम थंगामुथु एंड अदर्स केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप देयर हैज टू बी कन्वर्जन एंड सेकंड एक्सेप्टेंस इन द कम्युनिटी टू व्हिच द पर्सन कन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर आप कन्वर्ट हो गए हैं तो जिस कम्युनिटी में आप कन्वर्ट हुए हैं उसका आपको एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ही जरूरी और नेसेसरी है, ऑलराइट। तो देखिए ये एंटी कन्वर्सन के बारे में हमको यही दिया है, यहाँ पे आपको आर्टिकल 25 का थोड़ा ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कौन से स्टेट्स में है ये लगभग तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े ही है तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं। रिसेंटली कर्नाटका में पास किया है, जरूरी लगते हैं, ऑलराइट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ऑफिशियल लैंग्वेज,
ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला टॉपिक क्यों रील्स में है, तो रिसेंटली तुलु स्पीकर डिमांड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस इंक्लूड इन इट्स शेड्यूल। ठीक है, तो तुलु इज अ ट्रेडिशनल लैंग्वेज स्पोकन मेनली इन 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि तुलु में इतना बोला जाता है, यहाँ वहाँ कहीं पे भी, तो आपको ये फैक्चुअल डेटा तो याद ही रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड ऑफ केरला। सिर्फ इन्हीं जगहों पे तुलु लैंग्वेज को जो है वो बोला जाता है। अब उसके अलावा आप देखिए शेड्यूल 8 जो है उसके अंदर 22 लैंग्वेज है, उसमें ये सारी लैंग्वेज है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा आपको नोट ये करना है, इंग्लिश जो है वो शेड्यूल 8 में फॉल नहीं करती है और 22 लैंग्वेज में से एक नहीं है। ठीक है, और दूसरा फैक्ट ये है कि ओरिजिनली इसमें इतनी सारी हो गया, ये सारी लैंग्वेज है इनको बाद में ऐड किया गया है। अब क्यों है, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आर्टिकल 243 टू 251। ठीक है, आर्टिकल 345 से 351 तक जो आर्टिकल्स है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लैंग्वेज आर एडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस ठीक है, क्योंकि इसको इसलिए नोट करना है कि लैंग्वेज आर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो लैंग्वेज को जो है 8th शेड्यूल में ऐड करना वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसमें ऐड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट प्रेजेंट। ठीक है, तो किसी भी तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो स्टेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता है। देयर इज नो सच क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। ठीक है, कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, तो भाई इस लिस्ट पे आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। 345 of the Constitution says that legislature one or more of a languages in use in the state or Hindi as the language or language to be used for all or any purpose of the state. ठीक है, तो इट इज सोनली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट दैट विच लैंग्वेज दे वांटेड टू अनाउंस एंड विच लैंग्वेज दे वांटेड टू यूज ऑलराइट फॉर देयर एनी पर्पस विद इन द स्टेट। अब why they are demanding to include their language in the 8th schedule, so there are some benefits। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, रिकॉग्निशन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। फिर साहित्य एकेडमी में ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो उसकी जो तुलु लैंग्वेज की जो बुक्स होगी उसको भी अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया जाएगा। आफ्टर दैट एमपीज एंड एमएलएस कुड स्पीक इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में एमपी एमएलएस है वो अपनी लैंग्वेज में स्पीच दे सकते हैं। देन कैंडिडेट्स कुड राइट ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विसेज लैंग्वेज में एग्जाम लिखने का मौका भी मिल जाएगा, इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारा अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, अब कोऑपरेटिव क्या होता है इसको देख लीजिए। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड हु जॉइंस हैंड फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक गोल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दिस कैन बी द डेफिनेशन ऑफ द कोऑपरेटिव। इसको आप लिख लीजिए क्योंकि आपको मेंस में भी काम आएगा, कहीं पे भी इस तरीके का पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पे साइड में दिया है टाइप ऑफ द कोऑपरेटिव। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कोऑपरेटिव, देन प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, मार्केट एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। इसके अलावा आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हुए हैं या जो भी है वो हम देख लेते हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011